समाज का अध्ययन, और इसमें ये सोशल वर्क में होता है कि सोसाइटी पर उसका कार्य क्या है। ठीक, सोशल सिक्योरिटी। अब इसमें है जैसे कोई प्रोग्राम हो, कोई प्लान हो सरकार का, कई तरह के होते हैं, लेकिन इन प्लानों में व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात यहाँ के लोगों को कितनी सिक्योरिटी सुरक्षा मिलती है, वो इसमें एक पार्ट है। बात समझ नहीं। सिविल में सबसे बड़ी बात यही है, जो कहा जाता है सिलेबस वाली बात, सबसे बड़ी बात यही है सिलेबस की, कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ काट के लिखे हैं। उसने ये कहा है कि जो प्लान पूछा जाए वो तो बात की बात है, प्लान तो पूछेंगे ही, लेकिन उसका प्लान में एक इम्पॉर्टेंट क्या है, सोशल सिक्योरिटी, अर्थात व्यक्तियों को किस प्रकार की सुविधा कैसे प्रदान की गई। जैसे मान लीजिए मनरेगा में क्या हुआ था, अरे मनरेगा में ये हुआ कि 100 दिन के लिए व्यक्तियों को रोजगार प्रोवाइड कराया जाए, ऐसी एक योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई। ठीक है, तो उससे सुरक्षा मिली ना उनको। भाई ये दयानंद जी ने कहा था कि अगर 365 दिन होते हैं तो 365 दिन में कम से कम 100 दिन की बात तो देश का शासन प्रमुख भी कर सकता है ना, बाकी बचे उसके कितने दिन, 265 दिन। 265 के लिए वो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि 100 दिन अगर बराबर काम करेगा तो 365 में 100 का लगभग 1/3 होता है, इतने दिन वो मरेगा नहीं। और जब भी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई थी उसमें कहा गया था कि पॉवर्टी तो 3 ही होते हैं, रहने के लिए, मकान, वस्त्र और भोजन, 3 चीज होने चाहिए व्यक्तियों के लिए। ये अगर जिनके पास पर्याप्त मात्रा में है वो आदमी गरीब नहीं मानी जाएंगी, बस उसी के आधार पर बना। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी भी है। इसको हमने ये लिखा दिया इसलिए, ये डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का मरुभूमि विकास कार्यक्रम, क्योंकि बड़ा चर्चा में रहा। 1977-78 की बात है ये, जब आया था तब। कारण क्या हुआ, इंदिरा गांधी की वर्तमान में उस समय गवर्नमेंट रही, और सबसे बड़ी समस्या कई बार बता चुके हैं कि जहां पर जो चीज होती है या जिसका उत्पादन होता है वहां पर दूसरा उत्पादन नहीं किया जा सकता। जैसे भारत देश है, इसका उदाहरण कई बार बताए। भारत देश है, यहाँ पर ईश्वर ने कभी ऐसी कोई विडंबना ना हो जाए, नहीं तो पानी की कमी कभी नहीं होगी जीवन में। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि भारत में कभी पानी का आकार पड़ेगा, क्योंकि वाटर लेवल सही है यहाँ का। ठीक है, हमारे यहाँ पानी, लेकिन अगर यही हम ये कह दें कि हमें फ्यूल का, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, ठीक, इनकी आवश्यकता, ऐसा कोई समय आएगा कि जो हम किसी के ऊपर जो डिपेंड है वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने रिसर्च हुई है, किसी भी रिसर्च में ये नहीं पाया गया है कि भारत देश की आबादी के अनुसार उसे पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल को डिपेंडेंसी आ जाएगी। कहने का मतलब है पेट्रोल और डीजल उसे चाहे यूएई हो, यूएसए हो या रसिया हो, कोई भी कंट्री हो, उससे लेना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो। इस तरह की जब बात 1977 में आई, जैसे कहा गया राजस्थान है, राजस्थान की बात थी। अब राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, मरुभूमि है, वहां कुछ नहीं हो सकता है। गए हो कभी? गए हो? जयपुर के आगे चले जाओ, जयपुर से थोड़ा सा आगे चले जाओ, या जयपुर किधर 5 किलोमीटर देखो, इतने इतने बौने बौने पेड़ हैं। किसके? बबूल के। जबकि अपने यहाँ कंडीशन ये है कि बबूल का पेड़ कहीं पर उसका सिंहरी होती है ना, उसका बिया डाल दो, सैकड़ों हो जाएंगे, बिना बुलाए, मेहमान वाली कहावत है उनकी। लेकिन वहां पर एक ऐसा पौधा जिसे ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं है, हो भी सकता है, वो भी कायदे से बढ़ नहीं पाता। ठीक है, इसका मतलब कि भूमि बिल्कुल एकदम खराब हो चुकी है। तो इंदिरा गांधी ने यही कहा था कि जो हमारे देश में नहीं है या जो हमारे राज्यों में नहीं है वो तो हमें वापस आएगा नहीं, लेकिन क्या अगर हम उस पर प्रयास करें, उस पर कुछ रिसर्च करें, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए। और उस परिवर्तन का कारण हुआ ये, बात समझ रहे हो, कि वहाँ पे जो डेजर्ट एरिया थे कुछ खत्म हुए, वहाँ भी खेती बाड़ी होने लगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और अभी भी देख रहे हो, आज 2-2.5 महीना पहले जब बरसात स्टार्ट हुई थी, तो कहा जाता है आज़ादी के बाद लगभग 70 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ था कि 3 दिन बारिश लगातार हुई, ओले पड़े हैं। अपने यहाँ तो आम बात है, लेकिन उनके यहाँ बहुत बड़ी बात उनके यहाँ की है कि बाड़मेर और जैसलमेर ओले पड़ जाए, जहाँ भी तब भयंकर टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने का मतलब ये था पूरे उसका जो, सुनो मैप के अनुसार देखिए, जो उनका उधर का पश्चिम का एरिया है, जहाँ पर जैसलमेर पड़ेगा, बाड़मेर पड़ेगा, एकदम आउटर जो उसे बॉर्डर कहा जाता है, जहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं हुई। बस समझ रहे हो कि बरसात वहाँ बराबर हो, अगर बरसात हो वहाँ पे कुछ और हो जाए। आज भी ये है। अब जैसे गांधीनगर है,
दौसा है, जयपुर है, ये तो गोल्डन स्थान है ना, वहाँ के सब कुछ होता है वहाँ पे, लेकिन उधर नहीं होता। बस समझ रहे हो। लेकिन यही कारण रहा, प्रयास किया गया और संभवतः कुछ हद तक वो सफल भी रहे। और गुजरात में तो बहुत पहले बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ भी कुछ कमियां रही, लेकिन अब तो लगभग हमें लग रहा काफ़ी चीज़ें दूर हो गई हैं वहाँ पे। चाहे प्रधानमंत्री का समझ लीजिए कार्यकाल हो या वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हो, तो काम बहुत हुआ है। चलो इसमें एक पॉइंट लिख लो तो जाए। डेजर्ट लिखो, मरुभूमि विकास कार्यक्रम लिखो। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत, मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में की गई थी। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में की गई थी। पूर्वविराम लगाओ, आगे लिखो। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुभूमि क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का नवीकरण करते हुए सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना। प्राकृतिक संसाधनों का नवीकरण करते हुए सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना एवं बंजरता को नियंत्रित करना। बंजरता को नियंत्रित करना, पूर्वविराम लगा लो। अगली लाइन से लिखो। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 75% तथा राज्य सरकार द्वारा 25%, केंद्र सरकार द्वारा 75% तथा राज्य सरकार द्वारा 25% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्रदान की जाती है। आगे लिखो, पूर्वविराम लगा के लिखो। प्रारंभ में यह योजना भारत के 7 राज्यों के 20 जिलों में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, लिख लिए। चलो देखो, एक ये 2 हो गया, तो है नहीं इसमें। कल बात कर रहे थे उसका APS वाला, अभी कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना। मोबाइल देखे हो? कल शाम से लेकर सुबह तक किसी ने मोबाइल अपना देखा है? मोबाइल में क्या क्या देखे हो? गूगल देखे थे ना। हम लोग बातें कर रहे थे, अक्टूबर अनुमान लगाए थे। फॉर्म कल आया? नहीं आया? आ गया ना। 328 सीट, 300 के आसपास हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। हम लोगों ने कहा कि 300 से कम नहीं आए, क्योंकि 300 का आंकड़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं प्लस कर देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए नहीं प्लस करेंगे, 300 आएगी। कल ही शाम को वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, नहीं पता आई है ना।
उसमें तो दे रहा है साइट पर उसने प्रारंभ होने की डेट भी सारी इशू कर दी है, देखे हो, है ना। अब बताओ, एक चीज सबसे बड़ी बात इसमें है, वही है शॉर्ट हैंड। और हमने आपसे कहा भी था कि थोड़ा बड़ा सीखे हो, सबके लिए नया होगा, लेकिन आपने कुछ किया है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाए कि हमको भी नहीं था आभास। हमें लगा था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह या 15 तक आएगा, और वो कल ही दे दिए। और इसका मतलब ये है कि उम्मीद ये है कि चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले एग्जाम करा करके मामला पेंडिंग में रख दिया जाए, उसके बाद रिजल्ट घोषित करके शॉर्ट हैंड करवा लिया जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि पीसीएस के हिसाब से परीक्षा इसकी नहीं होती है, थोड़ा उससे माइनस होता है, लेकिन सबसे टिपिकल क्या है इसका, शॉर्ट हैंड। बात समझ रहे हो, तो कल आया है। अच्छा, शॉर्ट हैंड कोई सीखे था या सीखे, ठीक है। पहले एक काम करिएगा, 328 का ये जो है ये फार्म आप लोग भर दीजिएगा। एक काम करना, फॉर्म भर देना, पेपर निकले उसके बाद समय मिलेगा, क्योंकि आयोग है, हो सकता है तुम्हें 2 महीना दे दे, 3 महीना दे दे, या ज़्यादा लोग क्वालिफाई करा ले तो कोशिश करेंगे चलो 15-15, 20-20 लोगों को बुलाओ, तो लंबा समय मिल जाएगा। और लेना आप ही में से है, हो सकता है कि जितने लोग जाएं उनसे सुप्रियर आप हो। अरे जरूरी है, जितने लोग भी फार्म भर दो और 100 में से कोई टॉप करने वाला 10 नंबर पा जाए तो नौकरी तो उसको देने है ना, क्योंकि 10 नंबर वाला नंबर पहला रैंकर है तो दे देगा, ये कंडीशन है। फॉर्म भर देना। बाकी तुम्हारे जो सेगमेंट है, जो तुम्हारे खंड है कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, वो हम बात कर लेंगे सर की आपसे। नहीं, इसमें नहीं मांगता, इसमें शॉर्ट हैंड मांगता है। अगर कोई नोटिफिकेशन अगर और आयोग ने जारी किया नोटिस तो आज आ गया होगा, नहीं शाम तक आ जाएगा। शॉर्ट हैंड होता है, जैसे टाइपिंग होती है ऐसे शॉर्ट हैंड होता है, तो सिखाएगा। तो सब उर्दू भाषा खगोष्ठीय होती है, पता नहीं कौन सी भाषा लिखी जाती है, हम भी नहीं जानते। हाँ, वो बनाना पड़ेगा। और नौकरी जानते हो ना, APSC, एक मिनिस्टर मिलेगा, तुम्हारे हिसाब से काम करेगा, कुल मिला करके तो तुम्हारा तो डिजिटल सिस्टम चल रहा है, मतलब तुम्हारे हिसाब से वो नाचेगा, क्योंकि तुम उसके रहोगे IAS ऑफिसर। इसके बाद में जो प्रमोशन होता है तब आदमी सीधा IAS हो जाता है। और जानते हो कब आई है पहली बार भर्ती? 10 साल है ना, इसमें कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे। उसके बाद दोबारा आई थी 13 में, वो भी हो गई कैंसिल, ये कराए नहीं, वही वैकेंसी बची थी, तो कब आई है? अब यहाँ से देखो, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनकी उम्र 20 साल की होगी अभी, है कि नहीं? अरे भाई, हम हाई स्कूल किए थे तब की बात है, जब भर्ती आई थी, तुम बहुत छोटे हो तुम लोग इसमें, तो अब आई हुई है। इसको देख लेना अपने हिसाब से, फॉर्म डाल देना, परीक्षा देना, हो सकता है कि मिल जाए। और अगर क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, तो शॉर्ट हैंड के लिए थोड़ा 2 महीना 4 महीना छोड़ देना, काम खत्म। 2-2, 3-3, 4-4 घंटा करना, एक ही चीज पे लग जाना, हो जाए। बहुत लोग नहीं मिलेंगे इसमें, ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो IAS क्वालिफाई करने की कैपेसिटी उनके अंदर होगी, लेकिन शॉर्ट हैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुढ़ौती में सुग्गा राम राम नहीं सुनता, समझे? इसकी एज लिमिट कितनी है? क्या करें? 40 हो स्टार्टिंग कितना है? यही तो है उसका, 21 से 40 बैचलर के बाद ही, ठीक है, ये कर लेना। अब इसको कायदे से पढ़ लेना, अभी आया हुआ है नोटिस। 21 से 40 है, बाद में बतिया लेना। चलो अब दूसरा डालो बेटा, देख बता देंगे। अब आगे डालो, अनाज काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले हेडिंग बनेगी, काम के बदले अनाज योजना या कार्यक्रम, ठीक। 1977-78, ये ऐसे ब्रैकेट में चाहे लिख लो आगे, ठीक है। अब नीचे लिखो, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम या योजना, कुछ भी आयोग लिख दे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रथम चरण 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। 77-78 में प्रारंभ किया गया था। आगे लिखो कमा लगा के, तथा इसका दूसरा चरण, तथा इसका दूसरा चरण
14 नवंबर 2004 को 14 नवंबर 2004 को शुरू किया गया। शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 150 पिछड़े जिलों, इसके अंतर्गत 150 पिछड़े जिलों को पूरक मजदूरी रोजगार, पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने का प्रयास किया गया। सृजित करने का प्रयास किया गया। पूर्ण विराम लगाओ कि नीचे अगली लाइन से लिखो, यह पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है। यह पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है। ठीक, तो सुनो, प्रारंभ में, चलो बंद कर दो, लिखना ज्यादा न लिखो। प्रारंभ में जब इस योजना को चालू किया गया था, या जब सरकार को महसूस हुआ, कारण क्या हुआ कि ज्यादातर अब आज के समय में तो स्थितियां नहीं रह गई हैं। पहले यह था कि जिनके पास खेत है उनके पास तो खेत है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। कंडीशन ये रही। और कहने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादातर जमींदार रहे। अंग्रेजों के जाने के बाद हुआ क्या कि जिन्होंने उनकी सेवा की वो उतना कह दिया उनको कि तुम 500 गांव के थे तो 250 तुम ले लो, 500 है तो 2-3 लोगों में बांट दिया। ज़्यादा प्रसन्न हुई है, सबका सब उनको दे दिए। अब जो आदमी उनके अंतर्गत काम करता था अंग्रेजों के, अब वो जमींदार के अंदर काम करेगा। तो जमींदार सारा दिन काम कराएंगे, जमींदार के पास तो पैसा था नहीं, क्योंकि जमींदार कोई नौकरी तो करते नहीं थे। वही उनके खेत में जो अनाज प्रोडक्ट होता था, उसी अनाज को मार्केट में बेचा करते थे, बाजार में। फिर उससे जो मूल्य आता था उसको मजदूर को दिया करते थे। मजदूर जो होता था वो खेत जो होता है अर्थात भूमिहीन होता था। तो यहाँ जब उसे पैसा मिलता था तो लौट के कहाँ जाता था वो? बाजार। कहने का मतलब है कि कोई भी पूंजीपति हो, पूंजीपति नहीं कह सकते हो या कह सकते हो गाँव में क्या होते हैं जमींदार। जमींदार कार्य कराएगा तो अपने अनाज को मार्केट में बेचेगा, वहां से पैसा लाएगा। पैसा किसको देगा? मजदूर को। मजदूर वही पैसा लेके कहाँ जाएगा? बाजार। बाजार जाके क्या करेगा? वही फिर अनाज लेके आएगा। एक सर्किल, आप उसका सर्कुलर थियरी हो गई, चक्र का सिद्धांत बन गया उसका कि वो काम करेगा फिर जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने यही जो उसकी डिस्टेंस रही पूरी रही, इसी को काटने का काम किया। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, अगर जमींदार जाएंगे बाजार तो 2-3 दिन का समय और लेंगे, पैसा लेके आएंगे तो मामला हफ्तों 10 दिन का हो जाएगा, और फिर ये आदमी परेशान हो जाएगा। लेना तो इसको भी है ना, खाने की चीजें, गेहूं चावल ही खरीदना है। तो काम ऐसा करो कि बाजार का सिस्टम खत्म करके पूंजी ये जमींदार और मजदूर का संबंध नजदीक कर दिया गया। तो इससे ये कहा गया कि अब मजदूर जो है अपना काम करने के मतलब काम जब करेगा तो चाहे पैसा ले ले, अगर पैसे की आवश्यकता है तो, नहीं तो उसे क्या दे दिया जाएगा? अनाज प्रदान कर दिया जाएगा। तो आज भी अगर देखोगे तो यहाँ तो नहीं बता सकते, जैसे हमारे यहाँ आलू बहुत होती है, हमारे गांव में गेहूं और चावल की कंडीशन वहाँ पैदावार होती है, तो वहाँ पे आलू के लिए डिसाइड है। अगर कोई आलू सारा दिन बिलने जाए या खोदने जाए तो पहले 7 किलो था, अब 10 किलो देते हैं। पहले 7 किलो दिया करते थे, अब 10 किलो देते हैं। सारा दिन काम करोगे, शाम को 10 किलो आलू तुम्हारी हो जाएगी। चाहे आप तत्काल में लेके चले आइए और चाहे आप 1 हफ्ता 10 दिन जब तक उनके यहाँ काम चले। अगर आप चाहते हो कि आलू नहीं चाहिए तो जितना वो मूल्य निर्धारित करेंगे वो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पैसे से ये होता है कि पैसे में तुम्हारा फायदा होता है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि आलू का रेट उतना होता नहीं, लेकिन जो किसान होता है वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, तो छोटे छोटे बच्चों को भी रख लेते हैं ना, बिनना ही तो होता है। और गेहूँ चावल की कंडीशन ये है कि भूमिहीन जो लोग हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं, 10 बीघा खेत है उनका, काटने के लिए ले लिए, गारंटी जब काटेंगे तो 1/10वां हिस्सा 11वां हिस्सा अलग अलग जगह अलग अलग है।
तो उनको मिल जाता है। अब 10 बीघा अगर वो काटेगा, अगर 10वां हिस्सा मिलेगा तो कम से कम 1 बीघे का अनाज उसे मिल गया ना। और 1 बीघे मुझे लगता है कि कम से कम 4 से 5 आदमी का जीविकोपार्जन पूरे साल बड़े आराम से हो जाएगा। इतना होता है अगर भूमि अच्छी है तो उसे खरीदना भी नहीं पड़ता, शारीरिक मेहनत करता है और साल भर का अनाज उसे मिल जाता है। तो ये सब जो चीजें हुई है ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें राइट्स मिले हैं। अगर ये पूछा जाए तुमसे, अगर मान लो तुम किसी के यहाँ मजदूरी करने चले जाओ, कोई तुम्हें आलू ना दे, तुम्हें अनाज ना दे, गेहूं ना दे, तुम जानते हो क्या उसकी शिकायत करोगे? तो वो शिकायत जो लिखी जाएगी किस नियमावली के अंतर्गत रहेगी? 77-78 में जो नियम बनाया गया। ऐसा नहीं है कि मजदूर उन्होंने मालिक ने कहा चले आओ हमारे यहाँ काम करो, बाद में काम कराने के बाद तुम्हें मजदूरी ना दे। ये प्रक्रिया पूंजीपति ने, जमींदार ने शुरू नहीं की, गवर्नमेंट ने शुरू की है। जैसे मैंने दिन बताया था कि हैंडसेट एक योजना आई थी जिसमें सेवानिवृत्त होने की बात आई कि आदमी चाहे तो काम करे, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट, आदमी छोड़ सकता है। तो तुम मन के राजा नहीं हो, कहीं रियासत में कोई राजकुमार नहीं हो कि नौकरी करोगे, जब मन होगा तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? एक समय ऐसा नियम था 1960 से पहले ये नियम था कि आप जो नौकरी करोगे छोड़ नहीं सकते हो। बात समझे कि नहीं? लेकिन 1960 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त नियम लागू करने वाला पहला देश कौन था? ब्रिटेन। एक बार साइड कर दो, 1961 में भारत में लागू किया गया था हैंडशेक योजना। कहने का मतलब है कि इंसान जब चाहे अगर उसे लगता है तो नौकरी नहीं करेगा तो छोड़ सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो चाहते हो दोपहर तक मजदूरी करते हो, दोपहर बाद कहते हो नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम्हें इतना प्रावधान संविधान में या संविधान में नहीं है तो कानूनी रूप से तुम्हें दिया गया है। क्योंकि जब तुम ये बात किसी के सामने कहोगे, FIR लिखोगे या लिखाओगे वहां पे, तो दरोगा या SI जो भी हो किसी एक्ट के अंतर्गत लिखेगा ना, ऐसे तुम्हारी बात थोड़ी मान लेगा। तो ये नियम आए थे उस समय। अब आगे नोट में लिखो, इंपॉर्टेंट में नोट बना के लिखो। ग्रामीण लिखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। योजना आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक, अब देखो, अब पूछा जाए काम के बदले अनाज योजना भारत सरकार द्वारा 77-78 में लॉन्च की गई। दूसरा चरण उसका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू किया गया। यह किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और यह पूछा जाए कि प्रारंभ करने के लिए इसकी सिफारिश रिकमेंड किसने किसने की थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय प्लस जो राज्य थे वहां से, और इन दोनों लोगों ने कहा और लागू किसने भारत देश में करवाया? योजना आयोग ने। ठीक है, अब पूछा जाए वर्तमान में काम के बदले अनाज योजना को जो है वह किसकी देख रेख में कार्य करती है? तो नीति आयोग की नाम में चेंज हुआ है, लेकिन काम भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, चलो अब आगे लिखो एक लाइन में और। काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना का दूसरा चरण 14 नवंबर 2004 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अलूर गांव से प्रारंभ किया गया था। आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अलूर गांव से प्रारंभ किया गया था। ये दोबारा जो स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
चलिए अब धीरे धीरे सबका काम हो जाए। कुछ बच्चे इसमें कल प्रयास किए थे, तो मेंस का पेपर लिख करके हमें व्हाट्सअप किए थे 1-2 लोग, ठीक है। अब उन्होंने उसमें कुछ पूछा था हमसे, तो हमने उसे कह दिया था कि ये एक ऐसा वो है कि अकेले नहीं, एक क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 5वां खंडा तुम्हारा चल रहा है, एक क्लास और लगेगी। बाकी जो तुम्हारे आयोग से आया हुआ है वो खत्म हो गया। 3 पार्ट को 6 दिन में पढ़ाना था, तो तक का कंप्लीट है। कल लिखा गया था, एक बच्चे ने भेजा था, भारत देश का जो संविधान है उसने लिखा के पूछा था कि संविधान से आप क्या समझते हो, क्वेश्चन उसका सही था, और भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, जो उसने प्रश्न बनाया था। लिखा उन्होंने सही था, उनको हमने लिख करके नीचे भेजा भी था। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था, जैसे एक अलग करने वाली बात जो उन्हें चेंज करना है। प्रेम्बल जहां आप लिखे थे, जो आपने भेजा था हमारे पास, प्रेम्बल की बात, प्रेम्बल भारत देश की यूएसए से लिया गया, इसकी डेफिनेशन आपने दी थी। ये एक नॉर्मली बात है, ठीक है। आप जैसे उस तीसरी लाइन में लिखे हो कि भारत का संविधान एक लिखित रूप से संविधान है, जबकि ब्रैकेट में आपने लिखा कि ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप से नहीं है, अलिखित है। वहीं पर आपको एक लाइन नीचे स्टार बना के लिखना था, भारत की प्रस्तावना यूएसए के संविधान से कंसीडर की गई है, उस पर विचार किया गया, उसे अडॉप्ट किया गया, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ प्रेम्बल यूएसए से लिया गया, जबकि उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट की गई थी। ये तुम्हें मार्क कर देना था, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं है। ये लगेगा कि तुम्हें मालूम है कि प्रस्तावना जो है अर्थात वो लिखी कैसी गई है। प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी ग्रंथ का, किसी भी नियमावली का परिचय देना, ठीक है। लेकिन उसका परिचय देना ठीक है, ये जरूरी है कि कभी की कोई चीज लिखी जाती है, सबसे पहले उसका परिचय दिया जाता है, बात समझे। लेकिन परिचय किस भाषा में दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उसकी भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। एक चीज था उसमें। दूसरा, 5 लाइन लिखने के बाद, 5.5 लाइन लिखने के बाद बाईं तरफ इतनी दूरी छोड़ दी जाती, फिर यहाँ से लिखा जाता है, पूरा पेपर नहीं भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद खत्म किया जाता है, यही से खत्म हो जाता है। 2 खंड में होता है, अगर डायग्राम नहीं मालूम है तो, और हमें याद नहीं है, 1-2 और था उसमें कि थोड़ा सा देख लेंगे तो बता देंगे। ये उसमें था, एक बच्चे ने भेजा था तो प्रयास किया था। दूसरी चीज, जैसे जो वीमर संविधान था आपने लिखा, वहाँ का जर्मन का था, आपातकालीन, उसमें थोड़ा संशोधन करने की बात थी कि वहां पे जो संशोधन की बात है वहां संशोधन नहीं किया जा सकता उनकी नियमावली के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ ये कुछ राइट्स हैं, खत्म किए जाते हैं। लेकिन जैसे मेनका गांधी ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि जो स्वतंत्रता और दैहिक का अधिकार होता है, कि वो बाहर जाना चाहती थी भारत देश से, क्योंकि उस समय भारत देश की कंडीशन सही नहीं थी। लेकिन भारत देश का संविधान इस बात की परमिशन देता है कि अगर अकस्मात किसी को कहीं जाना है तो जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी इमरजेंसी ना लगी हो, समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें ऑर्डर दिया था कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता इंसान को दी जाएगी। अगर उसको लग जाए तो उसके जान मान का खतरा है, वो मर सकता है, इतनी बड़ी गारंटी भारत देश का संविधान नहीं लेगा। अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने की परमिशन प्रदान की जाए। ये एक लाइन में तुम्हें डालना था। थोड़ा नए जो आए हैं अधिकार, बस और कुछ था है नहीं, क्योंकि पुरानी चीजें जो किताब में वो सभी लिखेंगे थोड़ा सा। और जैसे एक कोशिश करना पॉलिटी का लिखना, तो जैसे 324 केस बने हैं अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, तो पूछा गया 324 के विषय में इसकी विवेचना करो। अगला पेपर कोई मेंस का हो जाए 324 चालू होने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन होने वाला है ना लोकसभा का। अब इस पे लिखोगे तो पूरी कहानी लिखोगे, 324 में क्या है, लोक सेवा निर्वाचन आयोग का गठन, दुनिया भर की कहानी। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण जजमेंट, जो करंट में आप लोग पढ़ चुके हो, कहा गया है ना कि ईवीएम को कहा गया कि ईवीएम की वजह से बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और कहा गया कि अब निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो अपॉइंट करेगा उसमें 3 आदमी होंगे। पहला कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरे अपोजिशन का चीफ मेंबर जैसे खड़गे साहब हैं, और वर्तमान में देश का शासना प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री। तीनों लोग मिल करके भारत देश के आर्टिकल नंबर 224(2) के अर्थात निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेंगे और उनकी देख रेख में संपूर्ण इलेक्शन भारत देश का
कराया जाएगा। एक नया आया है, नया डाल दो, नंबर मिल जाएगा। या अभी हाल में ही कुछ हो जाए, ये सब करंट से होता है। पुरानी चीजें लिखो, ये जो नई चीजें मेंशन कर दो, लेकिन प्रयास आपने अच्छा किया था क्योंकि स्टार्टिंग है। इतनी बड़ी कहानी बता रहे हैं इसलिए क्योंकि 10 साल से यही कर रहे हैं, शायद इतना अच्छा हम न लिख पाए होंगे पहली बार, शायद से नहीं लिख पाए थे। यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, टेढ़ा मेढ़ा क्या, हम तो पहली बार दिखाने गए तुम्हारा ऐसे हो गया था। होता नहीं है सफेद पेपर में कभी नहीं लिखे रहो, तो ऐसे लिखो तो यहाँ दस्तखत हो गई थी। ये भैया थे जो हैं, बड़ा दुर्भाग्य रहा, 3 इंटरव्यू दिए थे, अब नहीं हो पाया। ये भैया तुम्हारे कोऑर्डिनेटर हैं, इन्हीं दिखाने पहली बार गए थे। एक और तो विशेष हो गए इनके मित्र, तो यही हमसे कहते हैं ये क्या है, हमने कहा नहीं बन रहा है, तो कहने बनाओगे ऐसे होता है, कैसे होता है। अब नहीं लिखे थे कभी व्हाइट पेपर में, लेकिन बना धीरे धीरे, तो प्रयास करो, ठीक है, बन जाएगा। और कोशिश करो लिखने का, लेकिन एक काम करो, लिखने का प्रयास आप लोग जो कर रहे हो अलग अलग करो। पहला जो प्रथम सामान्य अध्ययन, द्वितीय तृतीय, ऐसे करके जो जैसे जैसे है, जो सर जैसे जो पढ़ाते हैं आप उनसे संपर्क करते रहिए, दिखाते रहिए। एक दिन आपकी हैबिट में आ जाएगा, और जिस दिन तुम्हारा प्रीलिम्स होगा ना, लिख लोगे जाके। नहीं तो ईश्वर तो हम है नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर कभी नहीं लिखे हो तो पहली बार में इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाएगी, बहुत माइनर मिस्टेक हो जाएगा। कितना भी कोशिश करोगे, तथा हो जाएगा, और हो जाएगा, वजह हो जाएगा, तरीके हो जाएंगे। ये सब वर्ड यूज नहीं किए जाते, तरीके, वजह, ये सब वर्ड है। बात समझ रहे कि नहीं? शुद्ध से हिंदी उर्दू नहीं चलती है उसमें, नहीं काट देगा ये। चलो फिर आगे अगला अध्याय आप बाद में आगे लिखो, लिख लो, एक राइट दिया गया, लिखो। डालो, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा बच्चों को निःशुल्क, बहुत दिन तक पूछा गया है सवाल, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, नहीं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, पूरी हेडिंग है डालो। लिख लो, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक, चलो अब ये लिख लिए हो, अब लिखवाने की आवश्यकता नहीं। देखो, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, और शिक्षा उनका एक फंडामेंटल राइट्स हो, एजुकेशन। ठीक, इस तरह का एक्ट भारत देश में कब आया? 2009 में। ठीक है, अब पूछा जाए प्रभावी कब हुआ, लागू कब किया गया? 1 साल के बाद, 1 अप्रैल 2010 को। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिएगा, 10 बार तुम्हें मिलेगा जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत देश में एजुकेशन राइट्स एक्ट कब आया? 2009 में। और संपूर्ण भारत देश में उसे लागू कब किया गया था? 2010 में। अब नीचे पॉइंट करके लिखो, इसको लिख लो, प्रभावी होने का समय 1 अप्रैल 2010, और गलत ना हो, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल हम तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतने भी मेमोरी लॉस नहीं है हमारी कि जो हम पढ़ाएंगे तो कम से कम इतना तो याद रहता है, कभी न कभी तो बताए रहे होंगे। और पेपर में छूट जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पेपर होना चाहिए, चाहे ये पेपर निकालो चाहे आगामी कोई वैकेंसी आए। आगे लिखो पॉइंट करके, 76वें क्या है, 86वें है ना, उनकी सरकार में आया, लिखो। हाँ, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 को सम्मिलित किया गया, ठीक। अब देखो लिख लिया ना, सम्मिलित किया गया, पूर्ण विराम लगाओ। यही अगर तुमसे पूछे
कि निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में 70 शब्द 100 शब्दों में लिखो। तो यहाँ हमने तुम्हें बोला सम्मिलित किया गया, वहाँ में इसमें सम्मिलित नहीं लिखा जाता, जानते हो क्या? वहाँ लिखा जाएगा समाविष्ट किया गया। ये किसी के मोबाइल में देख लेना, कोई जिसका सिलेक्शन हो गया हो उसकी कॉपी भी आती है, उनकी कॉपी दिखाई जाती है, लेकिन सही बात तो ये है उनकी वो सही कॉपी नहीं होती है, क्योंकि आयोग से कॉपी कुछ समय के लिए मिलती होगी, तुम वहाँ बैठ करके देखोगे चले आओगे। ये लोग दिखाते हैं ना यूट्यूब पर कि हमारी कॉपी नहीं, उनका सिलेक्शन होने के बाद कोचिंग संस्थान वाले उनसे एक आइडिया लेते हैं कि आपने लिखा कैसे था, तो वही लिख देते हैं, उसी को दिखा दिया जाता है हम आपको, लेकिन उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस समझ नहीं। तो वो कॉपी में देखना तो कोई बच्चा लिखा और सम्मिलित बात की बात है, लेकिन लिखा क्या जाता है उसमें समाविष्ट करना, ये उसके शुद्ध शब्द है। टीटी में तो प्रीलिम्स के लिए बहुत है, उसे सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो दूसरा, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए, 6 से अंडरलाइन कर लेना, कितने से है? 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है। फिर से मिला लो, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है, क्योंकि संविधान में संशोधन किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां, ठीक है। अटल बिहारी की सरकार में 2002 में किया गया था, ये कहा गया था, एक्ट आया था, उन्होंने पारित कराया था कि, और कभी कभी परीक्षा में आरओ में है, कहीं पर हमने देखा भी पूछा गया है, निःशुल्क शिक्षा की समय बच्चों की समय अवधि क्या दी गई है? 6 से 14 वर्ष। हम अपने बच्चों को 3 साल में स्कूल भेजते हैं, 2 साल में भेज दें या पैदा होने के बाद भेज दें, ये बात की बात है, लेकिन सरकार आज भी मानती है कि पढ़ने लायक कब होता है वो? जब वो 5 साल कंप्लीट करता है। बात समझे कि नहीं? 5 साल के बाद ही माना जाएगा। तो प्राइमरी में देखो यही कंडीशन है, प्राइमरी में चले जाओ, देखो बच्चे तुमको ऐसे दिखाई देंगे, ठीक। एक ये है। और अगला लिखो, एक हेडिंग डालो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 3 साल के बच्चे अगर स्कूल जाते होंगे तो क्या पढ़ते होंगे वहाँ? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। अगर हमारा 4 साल का है सर, ABCD सब तुम्हें 3 साल में पढ़ी हो, अब बताओ तुम 3 साल में क्या पढ़, तुम्हें याद ही नहीं होगा। 3 साल के बच्चे का मतलब ये होता है, थोड़ा सा 4 होता है, लेकिन भैया देखिए ये अपनी अपनी राइट्स है, लेकिन अब 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, और 3 साल के बच्चे की फीस हमें लगता है ज्यादा लगती है। 5 साल के बच्चे का जानते हो क्यों? बड़े बड़े स्कूल चले जाओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं भले, इसका आभास हमको है, क्योंकि हमारे पास 5-6 साल की बिटिया है, ठीक है। वो 3 साल तुमको कहानी बता रहे हैं, बच्ची बीमारी 4 साल में स्कूल गई थी, और जब वो 4 साल में गई तो उसकी फीस ज़्यादा थी, जबकि हमने इतना सोचा भी नहीं था। लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल ने, एक सेंट्रल एकेडमी स्कूल है लखनऊ में, उसकी प्रिंसिपल ने कहा कि एक यहाँ दाई रहती है जो 10,000 रुपये लेती है आपकी सिर्फ बच्चे की परवरिश के लिए, और उसने बहुत उल्टा सीधा उसने कहा है आप लोग को तो कुछ मतलब है नहीं, बच्चे भेज दिए हुए यहाँ, और पढ़ना थोड़ी है उसको, सिर्फ उसका डायपर चेंज करना, पढ़ना वढ़ना नहीं है यहाँ कि तुम लोग के वो पढ़ाई लिखी। देखो प्रिंसिपल बड़ी समझदार थी, ग्रामीण स्तर से, कहने लगी ये सब तुम लोग के बनाए हुए चोचले हैं,
3 साल के, वो पेंशन नहीं पकड़ पा रही है। मतलब वो जितना व्यक्तिगत करना चाहे उतना की थी बैठा करके बिन में, और उनके पिता थे तो सुनना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन एडमिशन कराए थे। लेकिन हमें लगा कि थोड़ा 1 साल बाद कराते, क्योंकि पैसा उन्होंने कहा 10,000 इसमें जाएगा। तो जानते फीस ज़्यादा नहीं थी, एडमिशन फीस 5, ये जो 6 से बच्चे पढ़ रहे थे, 6 से 8 वाले, उनसे प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त करे उनकी एडमिशन फीस ज़्यादा थी। उनकी 20,000 थी, यहाँ में 32,000 थी, क्योंकि उन्होंने कहा 12,000 रुपया बच्चे की आपकी देख रेख में जाएगा, क्योंकि बच्चा आपका 4 घंटा रहेगा, 2 घंटे बाद एक गाड़ी तुम्हारे घर तक छोड़ने को जाना, जहाँ रोया था तो जाना पड़ेगा, तो पेट्रोल नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा बाप तो तुम छोड़ दो, रहने दो। लेकिन ये है कि गई क्या, वो हमें लगता है साल भर 2 महीना गई हुई फीसें के बड़ी। चलो तो ये तो चलो, इसीलिए सरकार ने क्या किया 6 से 14। अब आगे लिखो काम की बातें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। ये अटल बिहारी को क्या नाम है, जो मोदी जी ना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उसका कारण था दुर्घटना से लोगों की मृत्यु होना, ठीक है। अब इसे लिखो, इसे लिखो। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को, इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, ठीक है। आगे लिखो। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को, इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में, दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। 2 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा, जिसमें आर्थिक प्रीमियम, जिसमें आर्थिक प्रीमियम 12 रुपया होगा, जिसमें आर्थिक प्रीमियम 12 रुपया होगा, जिसे जनधन खाते से, जनधन खाते से हस्तांतरित कर नहीं दिया जाएगा, जनधन खाते से प्राप्त कर लिया, जनधन खाते से प्राप्त कर लिया जाएगा। पूर्ण विराम लगा दें, लेकिन ट्रांसफर शब्द सही नहीं है, हस्तांतरित नहीं हो पाएगा, उसी में था जमा किया जाएगा, ठीक है। चलो एक ये, अब देखो सोशल, एक बात और याद रखो, सोशल सिक्योरिटी, अगर उसने सोशल सिक्योरिटी का दिया है एक पार्ट तुम्हारे पीसीएस में, आईएएस में, तो इसको ऐसे पढ़ना, जैसे कथन कारण का नहीं पढ़ते हो, कथन कारण का कि एक सही है कि 2 सही है कि 1 2 दोनों सही है, क्योंकि इसमें किसी तरह स्टेटमेंट आएंगे, क्योंकि वो कहना चाहता है कि इसको डीपली पढ़ लो। एक होगा तुम्हारा प्लान, प्लान का मतलब इकोनॉमिकल प्लान जो होता है, जो करंट में आता है कि हाल ही में मेक इन इंडिया कब चालू किया गया, ये कब चालू किया गया, उसमें ईयर वाइज पूछता है। लेकिन किसी को अगर वो पॉइंट करके स्टार बना के दे दे, किसको स्पेशली पढ़ लो, तो उसमें वो गहराई से पूछ सकता है। तो सोशल सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसको तुम डीपली पढ़ोगे, बाकी वैसे ऑर्डिनरी ऊपरी ऊपरी, ठीक है। ठीक, चलो कितनी योजना हो गई तुम्हारी? 4, टोटल कितनी हुई? 4 सब
एक लिखो सर्व शिक्षा अभियान, अगली हेडिंग डालो। एक हाँ भूल गए बताने के लिए, याद आ गया। जैसे एजुकेशन के लिए भी लिखे हेडिंग डालो तो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। एक जैसे भी लिखे हो शिक्षा के लिए, लिखना नहीं, ये हेडिंग डालने के बाद जैसे कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था एक्ट तुम्हारा कब आया? 2000, लागू कब हुआ? 2010 में, ठीक है। जब संविधान बना था, संविधान के समय शिक्षा किस विषय का सूची, किस सूची का था? मतलब शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? राज्य सूची, राज्य सूची किसने बताया? राज्य सूची में। एजुकेशन को स्टार्टिंग में कहाँ रखा गया था? राज्य सूची में, ठीक। लेकिन ये लगा था कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, फिर इसको हटा करके कहाँ कर दिया गया था? समवर्ती सूची में। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जब कराया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान। बहुत बड़ा उसमें संशोधन किया गया था। तो शिक्षा को वहां से हटा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया था। ये कहा गया था कि राज्य सरकार और प्लस केंद्र सरकार दोनों काम करेगी, तब जाकर के भारत की तरक्की संभव है। कल आर्थिक सहयोग और सुरक्षा परिषद मंत्रालय, सुने हो नाम ना? नाम नहीं सुने होगे, सुने होगे, याद नहीं आ रहा होगा। आर्थिक सहयोग सुरक्षा परिषद मंत्रालय, परिषद मंत्रालय सुरक्षा परिषद है, बस मंत्रालय वहां तक का ही नहीं है, ठीक है। आर्थिक सहयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। भारत देश में 20 संपूर्ण जनसंख्या का 20.4% लोग पढ़े लिखे हैं। इसका बड़ा उपहास होगा। कल ही रिपोर्ट जारी हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा, अर्थात पूरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश कौन सा है? कनाडा। ये कंडीशन है। अमेरिका को 6ठा स्थान मिला है। भारत का तो ढूंढने में नंबर ही नहीं मिल रहा है कहीं कि नहीं है। सोचो, अब इतने पढ़े लिखे हो सब लोग, तो ये कंडीशन है कि नौकरी कंडीशन ये है। हमारी कंडीशन क्या है? अब सब लोग पढ़ लोगे तब क्या होगा? कनाडा दुनिया का, वैसे याद कर लो, हाल ही में जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश कनाडा, ठीक है, ये है। और अमेरिका को 6ठा स्थान मिला है। उसको हम ढूंढ रहे थे, अमेरिका भी है कहीं पे, देखे तुमने कहा बोलते थे बहुत है कौन? देखिए तो जो लिस्ट आई है 6ठे नंबर पर वो थे, क्योंकि चलो भारत का नाम ही नहीं है, 20 सूची दी गई थी। और नीचे लिखा गया है, अच्छा ध्यान भी नहीं दिए, नीचे लिखा गया है एक लाइन में, भारत देश में 20.4 लगभग 20.9 2000 एक ऐसा समझो उन्होंने जो दिया, कितना दिया था? 0.4 से 9 के मध्य। तुमने कहा 2100 तो नहीं हुआ। अब 21 अगर तुम घटा भी दोगे तो 100 में से कितना बचेगा? 21 घटेगा तो कितना होगा? 79। तो 79% आदमी अनपढ़ है यहाँ पे। अब भाई तो रिपोर्ट आई, इसको काटा नहीं जा सकता। और परीक्षा में पूछ लिया जाए तो हमें मानना भी पड़ेगा, क्योंकि आयोग तो व्यू दे के सही कर देगा ना कि हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश की लिटरेसी दर 20.4%। हमें मानना भी पड़ेगा। जैसे कहा जाता कोई महिलाओं में, चलो जाने तो 17% महिलाएं काम कर रही, बाकी तो घर में बैठी है। लेबर एलआईयू ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें तो कहा गया भारत देश कितने % महिलाएं काम करती हैं? 17। मतलब रोड पर देखो औरतें इतना काम कर रही हैं, फिर भी अभी 17% हैं। तो सोचो कितनी औरतें घर में भी बैठी हुई हैं। इस तरह ज्यादा सार्वजनिक बोलने लायक नहीं है, समझे नहीं? महिला सशक्तिकरण वाला बोलना निकाल देंगे। सर नोट्स गिर ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? चलो ये सब थोड़ा सा जो चर्चा हो रही है ना, एक ऐसे ही पढ़ लिया करो। कल ही रिपोर्ट आई है। सिविल की तैयारी करने का मतलब है कि सारी जानकारियां कल जारी हुई है यूएनओ के द्वारा। वही उसी का जो है एक पार्ट है,
ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कई पार्ट हैं, उसी का एक पार्ट है आर्थिक सहयोग सुरक्षा परिषद, उसी ने कल जारी किया है। क्या बेस क्या था? इनका बेस था कि संपूर्ण जनसंख्या, ऐसा नहीं परसेंटाइल ये लोग निकाल करके दे देते थे, जैसे यूएसए है वो कहता था कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अब देखो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे का मतलब होता है परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं। जैसे ऐसे समझो उत्तर प्रदेश है, इधर रख लो पंजाब, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो भैया ज्यादा प्रोडक्शन दर है, तुम्हारे पास खेत भी तो ज्यादा है, तो खेत के हिसाब से ज्यादा कर लेते हो, 10 बीघे में 10 कुंतल, और ठीक है। अब इनके पास अगर मान लीजिए 5 बीघे में 7 कुंतल, तो तुमसे तो अच्छा है ना, ये तो डेवलप है, अब तुम सिंगल हो, तो ये कंडीशन रही। तो ये लोग ये दिखाने का प्रयास करते थे कि हम ज्यादा समझदार हैं, इसीलिए ये आयोग ने संस्था ने संपूर्ण जनसंख्या पे निकाला कि किसके देश में कितने निवासी रहते, उसमें से कौन कितना पढ़ा लिखा दिया है। इनके यहाँ एक श्वेत वाला है ना यूएसए में, अरे काले गोरे वाला सिस्टम है इनके यहाँ, तो गोरे गोरे सब पढ़ लिए हैं, काले काले किनारे हो गए हैं, और उनको याद कब करते हैं? वोट के समय, इलेक्शन के समय। यही कारण है कि अमेरिका के इलेक्शन में निर्णायक वोट कहाँ से पड़ता है? श्वेतों का, उनका वोट जहाँ गिरा वही बना, क्योंकि वो तो राजनीति कर नहीं पाते, जब उनके पास अंतिम समय में कोई जाता है ना, तो ये पता लगता है कि हिलेरी क्लिंटन प्रधानमंत्री रहे, बनते बनते रह गए। ये तो हुआ था, वो बन गया डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि वो लोग वोटिंग नहीं किए। वहाँ बहुत बड़ी बात है ना काले गोरे की। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है? कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया का जो रिपोर्ट कल है उसने कहा संपूर्ण जनसंख्या जितनी इनकी अरब डॉलर में है, अरब में तो है ही हो, उसमें से टोटल जितने पढ़े लिखे हैं 20% आदमी पढ़े हैं, ओवर ऐसा होगा नहीं होगा। कल एक पेपर में आया है, मानना तो पड़ेगा, दुख तो हमको भी हुआ है, 4 बार हम भी पढ़ रहे थे उसको देख के, उसमें आया था, हमने कहा ऐसा नहीं, लेकिन उसमें नीचे लिखा गया था संपूर्ण जनसंख्या, तो हमें समझ में आ गया कि सही बात है। ऐसे गांव भर में ऐसे लोग हैं जिनके घर में 10 लोग हैं, दादा ले लो, दादी ले लो, मम्मी ले लो, पापा ले लो, ये तो सफा हो गया ना, दादा पढ़ी ना दादा, दादा ना दादी, न मम्मी न पापा, भैया शुरू करो, भैया पढ़ाई वाले पढ़ने का हरजता निकल गए हैं, वो 4 क्लास पढ़ के, जब तक कक्षा 7 नहीं पास होता कंसीडर नहीं किया जाता ना। बात ये है ना, कहा जाता है ना 7 वर्ष का होने के बाद इंसान, वर्ष उसकी 7 और कक्षा 5 की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन माना जाता है, वो पढ़ा लिखा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि चौथे में झगड़ा लड़ाई करके निकल गए हों, बात ये है। इसी तरह से कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन देखो इसकी समीक्षा होगी आएगा। फिलहाल अपने दिमाग में याद रखो कौन सा है, कर्नाटक याद कर लो, मान लो पूछ लिया जाए, आयोग को कोई भरोसा है क्या? एक बार चलो आगे लिखो, एक लिखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा भैया में बाकी है का? चलो लिखो, सर्व शिक्षा अभियान। हाँ सब पढ़े हैं, ऐसे मोदी जी वाला है फंडा, सबका विकास सबका साथ। और यहाँ से ऋषि सुनक खाना खा के गए हैं, वहाँ के अंग्रेज एकदम बिल्कुल उनको तलवार ताने हैं कि वहाँ जाके खा के डकार के आए हो। अब करे तो क्या करें, यहाँ सारे मंदिर टहले, सारे मंदिर थे, अच्छे प्लेसेस थे, वहाँ टहले भी, वहाँ बहुत कुछ यहाँ करके गए, लेकिन वहाँ का जो नियम है ना, तो नियमावली खिलाफ। देखो जैसे अपने यहाँ से लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए ना, हमें नहीं पता होगा, लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान जाने के बाद जो गृह मंत्री थे, वहाँ जाने के बाद बेचारे बहुत अच्छे से रहे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि जिन्ना एक महापुरुष थे, बस एक लाइन उनकी बोलना पकड़ लिए वहाँ से। अरे उनके देश गए थे, जिन्ना वहाँ के राष्ट्रपति थे, कहने का मतलब राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति क्या कहेंगे, वहाँ के ऑर्गेनाइजर रहे, राष्ट्रपिता रहे। अब उनके सामने तो कह नहीं सकते थे कि जिन्ना गड़बड़ आदमी था, या तो इनको चर्चा नहीं करनी थी। वहाँ घूमे टहले तो उन्होंने कहा जिन्ना ने आप लोगों की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, वो भी एक महान आदमी था। अब महान कह तो गया, लौटने के बाद उनकी वो छीछा लेदर हुई यहाँ संसद में कि दोबारा बेचारे, हालांकि अटल बिहारी चले गए और इस समय उनको उतना वर्चस्व नहीं रहा, लेकिन बहुत फजीहत, बहुत बेइज्जती महसूस किए वो, क्योंकि इतना वो बड़ा अपराध नहीं किए थे जितना उनसे जवाब मांगा गया। क्योंकि सपने में भी नहीं कह सकते कि वहाँ के आदमी सही है, उनसे गलती थी। अब वो यहाँ आए
अब ऐसा सब तो दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन ब्रिटेन का एक डोमिनियो स्टेट था ना भारत देश, औपनिवेशिक था, डोमिनियो था, डिपेंडेंसी थी। अब जो हमारा कभी गुलाम रहा हो उसकी तारीफ कर रहे हो जाकर वहाँ, सीधी सी बात है। जिस परिवार का सदस्य हमारे यहाँ काम किया है उसको बराबरी में कोई बैठाएगा नहीं, यही मामला फंसा है वहाँ पे। भले वो तरक्की कर रहा है, पूर्व के लोग ऐसे हैं, गांव घर में जैसे तुमको लोग मिलेंगे कि अभी भी जनरल वर्ग के लोग ऐसे हैं कि 80 लोगों को भी खाना नहीं खिलाएंगे। सब बड़ी बड़ी बातें चौचले नीक लगते हैं इसे फिलासफी देने में, बैठा के खिला दे कोई। भीमराव अम्बेडकर ने कहा नहीं था एक बार कि शादी कर दो तो हम जान जाए, वहाँ झल्ला गए थे सभी की सभी। तो टीटी कृष्णाचार्य जो है बहुत मर्यादा से बाहर बात कर रहे हो, कहने लगे इक्वलिटी की बात करते हो आप पंडित जी, मद्रास के रहने वाले हो। कहने लगे हाँ, एक प्रश्न है कि पूरी संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का अपोजिट कौन थे? टीटी कृष्णाचार्य तो जंगल लगाया करते थे। तो उन्होंने उसी समय कहा था ये छुआछूत नहीं मानते हो तो करना क्या है, हमारे वर्ग की बेटियों को ले जाओ, अपने वर्ग की बेटियों को दे जाओ। और झल्ला गया। उस जमाने की बात करते हो जब आदमी मुंह नहीं देखता था एससीओ का, शादी की बात करते हो तो कहो गोली बारूद नहीं चल जाती। अब आज देखो 2023 की बात है, आज ऐसा नहीं हो रहा है, उस समय की बात है। कभी किसी की जात पढ़ना जाया करो तो व्यक्ति महान वो पढ़ा जाता है, बात समझे कि नहीं? वो महान थे, लेकिन उनकी बात, उनकी महानता को उनके पुत्र और उनकी पौत्र यूज नहीं कर पाए, उनका नाम ही खराब कर दिए। गांधी जी के बाद सब गायब हो गए, गांधी के, अम्बेडकर साहब के मरने के बाद कोई नहीं। उनका पोता प्रकाश गांधी, क्या नाम, क्या नाम है, प्रकाश अम्बेडकर, अपने दादाजी के नाम पर ढेर दिन राजनीति किया। अरे कितने दिन राजनीति करोगे, तब तक बम्बई वालों को, पुणे वालों को मूर्ख बनाओगे। अरे पुणे में जन्म हुआ, तुम्हारे बाप को संभाल लिए वो महान आदमी की वजह से, और तुमको भी संभाल लें, कल तुम्हारा लौंडा पैदा हो उसको भी संभाल ले, तो क्या यही करते रहेंगे क्या? हो तुम्हारे अंदर कोई गुण है नहीं, कब तक कुछ सिंबल दिखाओगे दादाजी का? अपने गलत बात है। आज नाम मिल गया, अम्बेडकर साहब के मरने के बाद कोई नहीं जानता, उनके बच्चों का नाम नहीं पता होगा आप लोगों को। बात समझे? ये चीजें हैं। ऐसे गांधी जी में जो था, उनके क्या नाम था उनका, गोपाल कृष्ण गांधी, पश्चिम बंगाल में 2008 में गवर्नर रहे। शीला गांधी उनकी प्रखोद समाज सेविका हैं, और तो सब गए हो। चलो लिखो, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 में, भारत सरकार द्वारा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया। लागू किया गया, ठीक, फुल विराम लगाओ, आगे लिखो। वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य का अनुपात, वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य का अनुपात 60:40 है। 60 कितना है? 60 और 40, ठीक है। पहले का पेपर और लिख लो, बताए आगे लिखो, नीचे लिखो ऐसे स्टार करके। पूर्वोत्तर राज्यों में, जो पूर्व में है, पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90-10 का है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90-10 का है, ठीक है। फुल विराम लगा दो। जानते हो उसका मेन कारण क्या है? ऐसे ऐसा मौसम है, बताओ, जानते हो क्यों? अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बताओ। बोलो। जनजाति क्षेत्र, देखो कई कारण होते हैं। पहली चीज तो पहाड़ी इलाका है, जनजातियां रहती हैं, समझदार लोग नहीं हैं, इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है
आर्थिक रूप से सही नहीं है। जब ये बेचारे इतना कमाते ही नहीं हैं तो 40% वहन कहाँ करेंगे? पहले आदमी खाएगा, पहले जीवित रहेगा ना, तब तो उसको कहानी याद आएगी। उनके पास कुछ है ही नहीं है। सरकार ने यही सोचा था कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम खर्च करेंगे, आप 10% खर्च करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अगर ये 40% अगर दे दिया जाए और जितना बजट आ जाए तो 40% अगर बेचारे शिक्षा में लगा दे तो हो सकता है कोई और काम इनका बाधित हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि उनके यहाँ काम ही वही नहीं है, ज़्यादा ही नहीं है। अपने यहाँ अरे आप ये सब तो कहते हैं दुनिया में सबसे बढ़िया अच्छा देश भारत देश, और भारत देश में बहुत अच्छा स्टेट कौन सा जहाँ रहते हो? ये उत्तर प्रदेश। अब उसको दूसरे एंगल से ना देखो राजनीति, तो राजनीति लोग फैला रखे हैं। नहीं, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होता है, किसी की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। कोविड के समय में देखे थे बहुत बड़े बड़े लोग मर गए, यहाँ ना प्रदूषण है न खाने पीने की कोई कमी है। तो थोड़ा सा ये है कि भाई भाई को लड़ा करके राजा बनने के थोड़ा सा प्रयास करते हैं लोग, और कुछ नहीं। ठीक, और बहुत देश ऐसे बहुत ऐसे स्टेट हैं देखो दूसरे सहायता मांगते रहते हैं। पाकिस्तान तो वाकई बात, श्रीलंका देख लो, चीन के चक्कर में कल एक मैच आ रहा था तो कौन था उसका नाम नहीं याद आ रहा। एशिया कप लोग कह रहा था कि भारत को हरा देंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। बताओ, अब तुम्हारे पास तैयारी कर रहे हो तब नहीं है, अब पड़ोसी तुम्हारा कलेक्टर बन जाएगा तो तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो तुम्हारे क्या अपंग हो गए हो, क्या अपाहिज हो गए हो शरीर से? तुम तो खेले तो हार गए, अब दूसरा कोई जिता देगा, कोई आदमी मतलब कोई दूसरा हरा देगा तो बहुत बेकार करा रहे सर। मतलब ऐसी बातें बोलते हैं जो मूर्खता की निशानी है। अपना तो हार गए, अब बता रहे अगर वो उसको हरा देगा, क्या हरा देगा? अगर हारेगा नहीं, कोई यहाँ मैच फिक्स नहीं हुआ है, फिक्सिंग नहीं हुई, लेकिन अगर ना भी जीतेगा तो भी सोचेगा कि भारत ने हमारी कितनी सहायता की। देख रहे हो वित्तीय संकट था तो भारत ने कितना पैसा दिया। जबकि कुछ लोगों ने ये कहा कि अब मोदी जी अपना देश नहीं संभाल पा रहे हैं और उसी को संभालने गए हैं, लेकिन उन्होंने गलत नहीं किया। वो अरे भाई वो कम से कम बेचारे एकदम बेघर हो रहे थे तो संभाल लिए उनको। तो अगर वो हमको सोचेंगे भी किसी के विषय में तो हमारे तुम्हारे विषय में नहीं सोचेंगे भी पाकिस्तान जाकर। मतलब वाला बयान ये लोग देते रहते हैं, लेकिन ये आदत है गाँव घर में। इसे कहावत है, कुछ लोग होते हैं मार खाते रहते हैं, पढ़े वही रहेंगे। चलो अब आगे लिखो कि हेडिंग एक इंपॉर्टेंट है, लिख लो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लंबा है, बाद लिखाएंगे। अब सुनो, एक प्रयास करो लिखने का, जो हमने कल कहा था। अगर थोड़ा बड़ा समझदारी है, समझ रहे हो, तो एक पन्ना पर डे नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले तो वनडे की तैयारी कायदे से मतलब प्रीलिम से लिखिए कर लो, लेकिन कोई ना कोई एक टॉपिक निकाल कर लिखने का प्रयास धीरे धीरे करो, बन जाए। अगर ये चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए, अगर ये चाहते हो कि फ्री की कोचिंग मिली है तब चल रही है तब